और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। बीजेपी के लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी वालदा माधवी राजे सिंधिया को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जराए के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों कोरोना से मुतासिर हैं। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स मौजूद थे, लेकिन उनकी वालदा में कोरोना के कोई सिम्टम्स मौजूद नहीं थे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त में मैं साउथ दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल के ठीक बाहर हूं, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। कल शाम के वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों की अगर माने तो कल शाम में उनको अचानक तबीयत खराब होने की शिकायत मिली और उसके बाद वो खुद यहाँ पर आए। उनके साथ में उनके जो घर में रहने वाले जो कर्मचारी हैं वो उनको लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पे भर्ती कराया गया। और इस वक्त में उनको कई तरह के जो टेस्ट हैं बाकायदा वो करवाए जा रहे हैं, लेकिन जो औपचारिक तौर पर इस मामले पर अभी नहीं बताया गया है कि क्या क्या उनको परेशानियां थी, किस तरह की परेशानियां थी और उसको किस वार्ड में रखा गया, इस बारे में अब औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि कल उनको अचानक जो तबीयत खराब होने के बाद यहाँ पे भर्ती कराया गया और थोड़ी देर के बाद इस मामले पर हो सकता है कि साकेत मैक्स जो हॉस्पिटल है वो इस मामले पे औपचारिक तौर पर बयान भी जारी करेगी और इस मामले पर औपचारिक तौर पर बताएगी कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस वजह से यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी आज कोरोना टेस्ट किया गया। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। वाज़ेह है कि केजरीवाल बुखार और गले के दर्द में मुब्तला हो गए थे। केजरीवाल को सांस की भी तकलीफ थी और ऐसे में केजरीवाल ने कल से ही खुद को आइसोलेट कर लिया था। एक और अहम खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। हालांकि कम्युनिटी स्प्रेड तय करना मरकजी हुकूमत के दायरेकार है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह के हालात निकलकर सामने आ रहे हैं बेहद तशवीशनाक है। ज्यादातर मरीजों के इन्फेक्शन का जरिया मालूम नहीं हो पा रहा। देखिएगा, दिल्ली के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर जो केसेज आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट पता नहीं लग रहा है और कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हाउस में भी टेस्ट कराया गया तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास वही बता पाएगा। और कोरोना के हवाले से दिल्ली में क्या कुछ सूरत हाल है, इसके बारे में नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और कोरोना के ताल्लुक से दिल्ली बीजेपी के नए सदर आदेश कुमार गुप्ता से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। दिल्ली में कोरोना से लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता। सर, आज एलजी की यहाँ पर मीटिंग भी हुई। जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने चिंता जताई है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में और ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाली है।
बिल्कुल हालात चिंताजनक है। दिल्ली सरकार को आगे आके काम करने की ज़रूरत है। उनको काम करने से कोई नहीं रोक रहा है। उन्हें जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सरकार सीरियस है। उन्हें गंभीरता के साथ स्थिति को मानकर, स्थिति को चुनौतीपूर्ण मानकर उससे निपटने के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही है कि जो कोरोना है वो कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मना कर दिया गया। इस मसले पर भी यहाँ चर्चा हुई। मनीष सिसोदिया का कहना है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामले हो जाएंगे दिल्ली में। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो लोगों को डरा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अपना काम तो करो ना भाई। आपने जो काम करना था वो किया नहीं। आपने पहले जब कोरोना बिल्कुल यहाँ दिल्ली में कम था, उस समय आपने कहा 30,000 बेड हमारे पास हैं, लेकिन आपने ग्राउंड पर बेड 3100 निकले। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ लोगों के साथ मनमानी वसूली की गई, लूटपाट की गई, उनसे उनकी बिलिंग इतनी की गई, लोग देने के लिए अक्षम, लेकिन मरता क्या ना करता। तो मैं दिल्ली के सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, आप ग्राउंड पर काम करिए, लोगों की सहूलियत दीजिए, लोगों का इलाज कराइए, लोगों को टेस्ट कराइए, कोविड टेस्ट कराइए। आप इस तरह की बातें करके ना राजनीति मत करिए प्लीज़। दिल्ली के लोग परेशान हैं, अस्पताल के सामने लोगों का इलाज नहीं मिलने से दम तोड़ रहे हैं, बहुत तकलीफ और दुख हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार है राजनीति ना करे, लेकिन दिल्ली सरकार बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हम तो पहले से सकारात्मक काम कर रहे हैं। लोगों को बिना सरकारी सहायता के 1 करोड़ लोगों को हमने राशन, भोजन और खाना बांटा है, उनकी सहायता की है। जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके साथ हमारे कार्यकर्ता लगे। अभी भी हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही। अरे काम तो करो, ये बात मत करो प्लीज़, ये बात करने का वक्त नहीं है। आज जब मीटिंग हुई अंदर, तो दिल्ली सरकार की तरफ से एक बार फिर वही मुद्दा उठाया गया कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होना चाहिए, क्योंकि उस फैसले को एलजी की तरफ से बदल दिया गया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दे को मत भटकाओ। आज दिल्ली के हालात खराब हैं। जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, वहाँ के 5 स्टेट के जितने केसेस हैं उससे ज़्यादा दिल्ली में है। दिल्ली में कोई नहीं आना चाहता इलाज के लिए। सर, बस एक आखिरी सवाल है कि आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, क्या कुछ सुझाव आपकी तरफ से दिए गए हैं? ऑल पार्टी मीट भी बुलाई गई है, तो क्या दोबारा जाएंगे आप? बिल्कुल, ऑल पार्टी मीटिंग में हम अपने सुझाव रखेंगे और दिल्ली सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। मिलके हम लोगों ने काम करना है। सर, तो क्या सोच के, किस तरीके के सुझाव आप लोगों के दिमाग में है कि जो अब इस मीटिंग में दिए जाएंगे? एक तो बेड्स बढ़ाने की ज़रूरत है, क्वारंटाइन सेंटर बड़े बड़े करने की ज़रूरत है, स्टेडियम है, स्कूल है, वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर प्रॉपर करिए। अस्पतालों में ये हाल है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर 2-2, 3-3 मरीजों पर होता है, और अस्पताल में ये कहा जा रहा है कि आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लाइए। ये तो दिल्ली सरकार का हाल है। ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, वॉलंटरी भी आप पब्लिक हेल्थ से जुड़े लोगों को जोड़िए, आने वाले समय में उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसका ऐसा भी सुझाव दिया है। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता, जिनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार आंकड़ों के फेर से दिल्ली के लोगों को डराने का काम कर रही है, इस तरीके की राजनीति उन्हें बंद करनी चाहिए, बल्कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करने में अपना समय ज़्यादा लगाना चाहिए। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं आप लीडर संजय सिंह ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एक जानिब जहां केजरीवाल कोरोना से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह चुनाव जीतने की तैयारियों में लगे हैं। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? कहां है गृह मंत्री? अमित शाह कह रहे हैं कि पूरे देश के लोगों का इलाज तो करेंगे अरविंद केजरीवाल, और अमित शाह करेंगे चुनाव की रैली। 74,000 LED लगाने की उनको फुर्सत है, उस पर पैसा खर्चा करने की फुर्सत उनको है। चुनाव की रैली में चुनाव कैसे जीतेंगे, इस बात की चिंता है। केजरीवाल लड़ रहे हैं कोरोना से, और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह लड़ रही है चुनाव। वो कैसे जीतेगी, उस पर लड़ रही है। हम इस संकट में कैसे इस कोरोना से विजय पाएंगे वो सोच रहे हैं, वो कैसे चुनाव में विजय पाएंगे वो सोच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज केंद्र सरकार के अस्पताल जितने हैं उसमें मात्र 1500 बेड इन्होंने कोरोना के लिए सुरक्षित किया है। मात्र 1500 बेड। 10,000 से ज्यादा आपके पास बेड है। अब तक आप 3 महीने में आपको चाहिए था
पूरी की पूरी केंद्र सरकार यहाँ पे बैठी है, कम से कम 10-15 हजार बेड आप कोरोना के लिए सुरक्षित बनाते वहां पे। आप खुद कोई काम करोगे नहीं। एक सरकार कोई काम करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल कोई काम करना चाहते हैं, उसको करने दोगे नहीं। दिल्ली वालों के जीवन के साथ खिलवाड़ करोगे। दिल्ली में जो यूपी के, बिहार के लोग रहते हैं, उनका इलाज नोएडा में करोगे नहीं, गाजियाबाद में करोगे नहीं, हरियाणा में करोगे नहीं। वो अगर घुसेंगे तो रास्ता खुदवा दोगे। कहोगे दिल्ली वाले कोरोना फैला रहे हैं, हम इनको तो हरियाणा में नहीं आने देंगे, हम इनको, योगी जी कहते हैं, गाजियाबाद और नोएडा में नहीं आने देंगे। यहां के रहने वाले लोग जाएंगे कहां? ये गुनाह हो गया यूपी बिहार के आदमी का जो यहां रह रहा है, हरियाणा के आदमी का जो यहां रह रहा है, उसका गुनाह हो गया कि उसका इलाज यहां नहीं हो सकता है। हम उसके इलाज का इंतजाम करने का भी अधिकार हमें नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और घोर जन विरोधी फैसला है जो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। वक्त एक ब्रेक का। कुछ और अहम खबरें भी। रांची की तकरीबन 2 दर्जन समाजी तंजीमों ने राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार शहजादा अनवर की जीत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आइंदा 19 जून को इंतखाबात होने हैं। इत्तेहादी जमातों की जानिब से पहले उम्मीदवार के तौर पर जेएमएम सरबराह शिबू सोरेन हैं, जबकि दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के शहजादा अनवर हैं। इन तंजीमों का मानना है कि ज़ईफुल उम्र शिबू सोरेन के बजाय तरजीही बुनियादों पर नौजवान उम्मीदवार शहजादा अनवर की जीत को यकीनी बनाया जाए। मांग है कि जेएमएम का जो आज़ादी, झारखंड आज़ाद से पहले जो उनका नारा था, महुआ, मांझी और मियाँ, तो इस पे हम चाह रहे कि धरातल पे उतरे जेएमएम। और शिबू सोरेन जी हमारे जो गुरु है, झारखंड आज़ादी के जो हमारे अगुवाई रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अब इनका तबीयत खराब रहता है तो ये अब आराम करें। और शहजादा अनवर एक यंग लीडर है, नौजवान है, मैं चाहता हूँ कि वैसे को आप राज्यसभा में भेजें जो राज्यसभा में अपनी आवाज़ों को उठा सके, अल्पसंख्यकों के आवाज़ को वहाँ पे बुलंद कर सके, है ना। तो ये मैं जेएमएम से मांग करता हूँ। और अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो 17 तारीख को हम लोग सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ हम लोग जो है ना पुतला दहन करेंगे। कोरोना और लॉकडाउन की परेशानियों के दरमियान आवाम की जेब पर एक और बोझ पड़ गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी इजाफा देखा गया। दिल्ली में आज पेट्रोल फी लीटर 54 पैसे की बढ़ोतरी से बिका, वहीं डीजल भी 58 पैसे महंगा हुआ। पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल में 1.5 रुपये से जायद का इजाफा देखा गया है। और वहीं रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से मुताल्लिक क्या हाल है, इसका जायजा लिया हमारे साथी उपेंद्र ने। पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है। अभी हम हैं राजधानी रांची के बरियातू रोड के पेट्रोल पंप पर। दिखलाना चाहेंगे कि इस पेट्रोल पंप पर भी एथेनॉल युक्त जो पेट्रोल है उसका बिक्री शुरू हुआ है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को कोई राहत नहीं मिला है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज भी 41 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा है, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल जब बिक्री शुरू होगी तो लोगों को कुछ राहत मिलने वाली है। लेकिन राज्य में पेट्रोल की बिक्री शुरू हुई है, एथेनॉल उसमें मिला हुआ है, लेकिन पैसे के मामले में कह सकते हैं कि कोई राहत लोगों को नहीं मिली है। इसके साथ साथ में जो भी पेट्रोल पंप मालिक हैं वहाँ पे यह दिशा निर्देश जारी करना था, बैनर पोस्टर लगाने थे कि राज्य में ये जो पेट्रोल पंप है, इस पेट्रोल पंप पर एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री हो रही है और इसके लिए क्या क्या हिदायत दी जाती है उसको लेकर के एक दिशा निर्देश दिया जाना था, पोस्टर बैनर लगाना था, लेकिन कहीं पर भी पोस्टर बैनर नहीं लगा हुआ है। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आसाम से आपको दे दें। आसाम के तिनसुकिया में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आसाम से अहम खबर, जहां के तिनसुकिया में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। ओएनजीसी के तेल के कुएं में आग लगी है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आसपास के गांव में ये आग तेजी से फैल रही है। कई घर इस आग की जद में आ गए हैं। तो आसाम से बड़ी खबर, तिनसुकिया में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। ओएनजीसी के तेल कुएं में आग लगी है। एक एक्सप्लोजन हुआ था, भारी धमाका हुआ था और उसके बाद ये आग जो है तेजी से फैलती चली गई। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हाँ, ये आग लगातार फैलती जा रही है। आसपास के तमाम गांव को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। तो बेहद अहम खबर आसाम के तिनसुकिया से,
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक है। ओएनजीसी की तेल कुएं में ये आग लगी है। अनलॉक 1 के साथ ही 8 जून से शॉपिंग मॉल्स के साथ ही इबादतगाहों को खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात को देखते हुए और शहर के बेशतर इलाके कंटेनमेंट जोन होने की वजह से मेरठ जिला इंतजामिया ने शहर के कंटेनमेंट और बफर जोन में अभी बाजार और शॉपिंग मॉल्स के साथ ही इबादतगाहों को खोलने की इजाजत नहीं दी है। कंटेनमेंट और बफर जोन में आने वाले मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के लिए लॉकडाउन वाली शराइत बरकरार रहेंगी। कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर इबादतगाहों को एहतियातन खोलने की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर के धार्मिक स्थल हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं या ऑफिस हैं, वो खुलेंगे, बट उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लिया जाएगा जो भी गाइडलाइंस में लिखा गया है। जैसे 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक समय पे नहीं रहेंगे, प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा और 6-6 फुट का जो है अगर पंक्ति में रहेगा तो इतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। जैसा निर्देश करेंगे उसके बाद ही मंदिर खुलने का मुहिम होगी। बाकी तैयारियां जो हैं डिस्टेंसिंग का और जो भी सैनिटाइजिंग का व्यवस्था है वो सब पूरी हो गई है और सब आदमी 4-5 फुट की दूरी से ही भगवान के दर्शन करेंगे और मंदिर के बाहर प्रांगण से ही दर्शन होंगे। गर्भगृह में किसी को नहीं जाने की अनुमति होगी, केवल पुजारी लोग ही अंदर रहेंगे। और बाकी प्रशासनिक व्यवस्था आए थे अधिकारी लोग अभी थोड़ी देर पहले, वो सब देख के गए हैं, लाइनिंग वगैरह बना दी गई है। सभी मंदिर के लोग हों या गुरुद्वारे के लोग हों या चर्च के लोग हों, सभी लोगों ने इस बात पर रखी थी कि इन हालात के अंदर हम किस तरह से करें। इसलिए हमारी राय ये आपके ज़रिए से कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार इस पर गौर करे और कोई रास्ता ऐसा निकाले कि जिससे 5 से ज़्यादा आदमी डिस्टेंसिंग के साथ, हम ये नहीं कह रहे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का आपने प्लान बनाया है हम उसी के तहत काम करना चाहते हैं, हम उसमें मना नहीं कर रहे और लेकिन इसका कोई हल निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमने आज भी मस्जिदों की धुलाइयाँ करी हैं और सुबह शाम मस्जिद को धुलाई करने का हमने वादा किया है। तो तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ मेरठ में इबादतगाहों को खोलना जा रहा है। वहीं कर्नाटक में मस्जिदों के साथ दरगाहों के दरवाजे आवाम के लिए खुल रहे हैं। रियासत की मशहूर दरगाह हज़रत फ़क़ी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेंगलुरु के करीब चिंतामणी में वाक़ई ये दरगाह अम्मा जान बाबा जान के नाम से मशहूर है। कोरोना की वबा के पेश नज़र दरगाह की इंतज़ामिया ने समाजी फासले के तहत अक़ीदतमंदों को ज़ियारत की इजाज़त दी है। दरगाह का दरवाज़ा रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा और किसी भी शख्स को दरगाह में क़याम की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। आपको बताएं कि इस दरगाह में आमतौर पर कर्नाटक और दीगर रियासतों के ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में पहुँचते हैं और रूहानी इलाज के लिए यहाँ कई दिनों तक क़याम भी करते हैं। कर्नाटक की अजीम शान दरगाह हज़रत अम्मा जान बाबा जान दरगाह है, वो भी खोली जा रही है। ज़ायरीन से ये गुजारिश है कि यहाँ पर हर तरह से इंतजामात भी तैयार हैं, मार्किंग की गई है और इंतजामी वक्त भी तय किया गया है। सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ ज़ायरीन इबादत गाह आ सकते हैं। बस गुजारिश ये है कि वो लोग कोई सामान वहाँ पे ना लाएं और उस पर रहने की भी इजाज़त नहीं है और किसी भी तरह मास्क के बगैर और थर्मामीटर चेकिंग के बगैर किसी को अंदर नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप सोशल डिस्टेंस और दूरियां बरकरार रखकर इस इबादत गाह को आइए और इसमें अमास को भी कहीं भी रहने की इजाज़त नहीं है जब तक हुकूमत से ये आर्डर नहीं निकाला जा सकता कि यहाँ पर रह सकते हैं और ये वबा ख़त्म हो गई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी से दरगाह हज़रत शाह बुखारी कंडापल्ली के मुतवल्ली अल्ताफ़ रज़ा ने रियासत में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल कायम करने की मांग की है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का तकर्रुर करने और हर ज़िले में 4 वक्फ इंस्पेक्टर रखने का भी मुतालबा किया। हमारी डिमांड है, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी साहब से हमारी मांग करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि हर ज़िला में 4 इंस्पेक्टर को दिया जाए और जल्द से जल्द
आंध्र प्रदेश में वक्फ चेयरमैन को चुना जाए और वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड के जितने पेंडिंग केसेस है तमाम केसेस हल करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल को आंध्र प्रदेश में फौरन जल्द से जल्द लाया जाए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने वादा किया था कि वक्फ के जायदाद की हम पूरी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हिफाजत करेंगे। आज साल हो गया, अब तक वक्फ के जायदाद कहीं पर हिफाजत में नजर नहीं आ रहे। जल्द से जल्द माइनॉरिटीज के इस समस्या में, इस मामले में एक बैठक बिठाइए और एक टास्क फोर्स कमेटी रखिए। उत्तर प्रदेश जुदा होकर 6 साल गुजरने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट आया, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं आया। वक्फ बोर्ड की हालत बहुत ही खतरनाक, भयानक है। पूरे ज़मीनात कब्जे में है और उनके केसेस आज तक पेंडिंग में है। जिला कर्नूल के अक़लियती बहबूद ऑफिसर महबूब पाशा ने न्यूज़ 18 उर्दू से ख़ास बातचीत में कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम आइम्मा और मौज़रीन को खुसूसी एजाज़ियत देने का ऐलान किया गया था। कई मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारों ने हुकूमत की दी गई इस सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया है। उन्होंने ज़िले के तमाम मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान आइम्मा मसाजिद से कहा है कि वो जल्द से जल्द इस स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल करें। 1300 मस्जिदों का हिसाब डाल ले तो 792 एटलीस्ट 800 को रेगुलर मौजना इमाम के उनके अकाउंट में पड़ते हैं। वैसा डाल ले तो भी 500 आदमियों को आने का हिसाब रहता। उसमें वैसा कंपेयर करें तो भी 406 ऑनलाइन करें तो 100 हिसाब से पेंडिंग ही है। मैं कोसी भी हो मस्जिद डाटा लेको पूरे मस्जिद कहते हैं कि कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में उसमें मौजूद इमाम का डाटा तैयार कर को आगे गवर्नमेंट क्या भी हो कोई स्कीम भी छोड़ेंगे हमारे मुसलमानों के वास्ते क्या भी फ़ायदे के काम है तो ये डाटा रख ले को इमीडिएट से हमें हमारे तरफ से हो या वॉलंटियर्स के तरफ से हो फिल करने के वास्ते हमें उनको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में दे डालते। इसमें एक को भी मिस हुए नहीं सरकार मस्जिदान के लिहाज से हिसाब डाल ले तो हर मस्जिद के मौजूद इमाम को फ़ायदा पहुंचने का चांसेस है। और एक बार फिर से आपको बता दें, आसाम से बड़ी खबर जहां तिनसुकिया में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। दरअसल ONGC के तेल के कुएं में ये आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर भयानक ये आग है। तेजी से तमाम गांव को ये अपनी लपेट में ले रही है। कई घर, कई गांव इस आग की जद में आ चुके हैं। आसपास के जो गांव हैं तिनसुकिया में, वो इस आतिशबाजी की जद में आ गए हैं। तो आसाम से बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तिनसुकिया के ONGC के तेल के कुएं में ये आग लगी है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लगातार इस अहम खबर की तफसीलात से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर ये भयानक आग है जो कि आसपास के गांव में तेजी से फैलती जा रही है। आसाम के तिनसुकिया में ये भयानक नज़ारा, ONGC के तेल के कुएं में आग लगी और उसके बाद से ये आग तेजी से कई गांव में फैलती जा रही है। तो बेहद अहम खबर। खबरों में इतना ही। आदाब।